हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। मैं हूं गगनप्रीत कौर और आज हम ले रहे हैं कार्ल मार्क्स का एक नया टॉपिक, मोड ऑफ प्रोडक्शन। पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इनफैक्ट। एंड आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ द कोर थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, मोड ऑफ प्रोडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी एंड बहुत सवाल आते हैं यहाँ से। सवाल हम आज ले रहे हैं 2016 का 1D क्वेश्चन है, 10 मार्कर। इवेलुएट मार्क्सिस्ट आइडियाज ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन। जब आप ऐसे सवाल पूछोगे तो ऑब्वियसली उसका जो स्ट्रक्चर अपने आप उभर के आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो लेट्स सी इंट्रोडक्शन। यहां आप लिखोगे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन is a concept given by Karl Marx in his book Das Kapital। ठीक है, और मोड ऑफ प्रोडक्शन की फिर आप डेफिनेशन लिखोगे कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी करना, किसी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी करना, उसको कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एक मोड, प्रोडक्शन का एक तरीका। बट यहाँ पे डेफिनेशन के साथ आप दो तीन फ्रेजेस और ऐड करोगे। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सोसाइटीज एवोल्यूशन। सोसाइटी इवॉल्व करती है। 2000 साल पहले कुछ और तरीका था प्रोडक्शन का, आज कुछ और है। तो व्हाट इट सेज इज कि सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व करती है, हर एक स्टेज पे मोड ऑफ प्रोडक्शन के तरीके बदलते हैं एंड उसी के साथ सोसाइटी आगे आगे बढ़ रही है। तो फर्स्ट लाइन ये होगी। सेकेंड लाइन में आप लिखोगे कि इट इज डायनेमिक, दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद सोसाइटीज एवोल्यूशन। एग्जाम्पल आप आपके बॉडी में ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे अलग से एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आपकी हो जाएगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखोगे बॉडी में कि भाई ये तो हमने मोटा मोटा बता दिया। बॉडी में आपका आएगा कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ क्या हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन पे, और फिर हम करेंगे उसको इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट दे रहा है 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन दे दी, थिंकर का नाम बता दिया और बुक बता दी। बॉडी में हम लिख रहे हैं कि मार्क्स के आइडियाज़ क्या हैं। क्वेश्चन को हम एड्रेस कर रहे हैं कि मार्क्स के आइडियाज़ क्या हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। 3 आइडियाज़ हैं और फिर हम उसको इवेलुएट करेंगे। तो थर्ड पार्ट ऑफ योर आंसर वुड बी इवेलुएशन ऑफ मार्क्स आइडियाज़। तो बॉडी में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि हाँ भाई, कार्ल मार्क्स का फर्स्ट आइडिया क्या था अबाउट मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट आइडिया कार्ल मार्क्स का ये था कि भाई अभी तक सोसाइटी जितनी इवॉल्व करी हैं, 4 तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं, वो उनकी लिस्ट देते हैं। और 2 मोड ऑफ प्रोडक्शन फ्यूचर में आएंगे। तो टोटल उन्होंने बोला है कि जब से सोसाइटी समाज शुरू हुआ है, तब से जब तक हम आगे जाएंगे 6 टोटल मोड ऑफ प्रोडक्शन होंगे। 4 हो चुके हैं, चौथे में हम जी रहे हैं, 2 आगे आएंगे। तो उनकी लिस्ट दे दो। उनकी लिस्ट आप दोगे। फर्स्ट इज योर प्रिमिटिव कम्युनिज्म। आदि मानव के टाइम पे जब लोग जंगलों में रहते थे, ठीक है, वो टाइम, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सेकंड आपका आएगा स्लेवरी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि स्लेवरी आती है। स्लेवरी के बाद उन्होंने कहा कि फ्यूडलिज्म आता है। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। फ्यूडलिज्म के बाद उन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म आता है, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। तो 4 तो ये हो गए। फिर 2 फ्यूचर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ये बोलते हैं कि सोशलिस्ट MOP, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आएगा विच इज़ दी अल्टीमेट, उसके आगे कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा, वही रहने वाला है जब वो आएगा। तो दैट इज एडवांस्ड कम्युनिज्म, ठीक है। तो
ये 6 मोड ऑफ प्रोडक्शंस बताए हैं कार्ल मार्क्स ने, ये आपका फर्स्ट आइडिया हो गया। सेकंड आइडिया में आप बताएंगे कि भाई कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी कैसे बढ़ती है एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन तक। ही सेज दैट द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, सोसाइटी कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। सोसाइटी का एक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक स्टेज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन चल रही है, उससे दूसरे में जंप करने के जो कारण हैं, जो रीजंस होंगे, वो उसी एग्जिस्टिंग सोसाइटी के अंदर होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे। तो ये इसका सेकंड आइडिया है कि सोसाइटी कंटेन्स द सीड्स, बहुत फेमस लाइन है ये, ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसमें मार्क्स का थर्ड आइडिया ये आता है कि जो अभी स्टेज चल रही है कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म से हम आगे स्टेज जो आएगी दैट इज सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको ये बहुत एलैबोरेटली बताते हैं कि भाई अभी जो है एक्सप्लॉयटेशन पीक पे आ जाएगी। उन्होंने बोला था कि हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में, हर स्टेज ऑफ सोसाइटीज एवोल्यूशन के में 2 क्लासेस होंगी, एक्सेप्ट प्रिमिटिव कम्युनिज्म में। प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज अ क्लासलेस, एक्सप्लॉयटेशन लेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेस सोसाइटी। बट उसके बाद से शुरू हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, शुरू हुआ क्लासेस में सोसाइटी को बंटने का कॉन्सेप्ट, एंड इसी के साथ शुरू होती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। और यही एक्सप्लॉयटेशन का सिलसिला चलता रहा है। कैपिटलिज्म में भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है बाय बुर्जुआज क्लास ऑफ प्रोलेटेरियट्स। तो ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म की जब स्टेज आती है तो यहाँ पे इनका थर्ड आइडिया आप लिखोगे कि द प्रोलेटेरियट्स उनमें क्लास कॉन्शियसनेस, अपनी यूनाइटेडनेस, अपनी यूनिटी की कॉन्शियसनेस आएगी कि वी बिलोंग टू द सेम क्लास एंड वी हैव कॉमन इंटरेस्ट्स, सो वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द bourgeoisie class, and that is when the proletariats will topple, तख्ता पलट होगा, they will topple the bourgeoisie class and they themselves will rule the society. They will become, this stage is called the dictatorship of proletariats. They'll control the state and all the instruments of the state, the police, the army, the judge, supreme court. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रोलेटेरियट्स के हाथ में आ जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटीज एवोल्यूशन एक मेजॉरिटी रूल कर रही होगी एक माइनॉरिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैपिटलिस्ट, थर्ड आइडिया में आप कैपिटलिस्ट एमओपी को ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे, दे विल टॉपल एंड दिस विल लीड टू डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट्स। बट इन्होंने ये भी कहा कि भाई दिस विल बी द डिक्टेटरशिप, द सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट्स भी कहा गया, दैट दिस विल बी अ ट्रांजिटरी स्टेज होगी। ठीक है, जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट्स होगी। और इसके बाद जो स्टेज आएगी वो आएगी एडवांस्ड कम्युनिज्म की, विच विल बी द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन एवोल्यूशन। उस स्टेज पे आके देर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस, द सोसाइटी विल बी क्लासलेस, देर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी एक इंसान की दूसरे इंसान से, एंड दैट इज व्हेन एवरीबडी वुड बी हैप्पी एंड everybody would be happily pursuing their own pursuits, exploring their pursuits. जो भी करना चाहता है, हर इंसान जो भी करना चाहता है वो परस्यू कर पाएगा टू द बेस्ट ऑफ हिज पोटेंशियल। उन्होंने ये कहा था मार्केट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आपकी लेबर का प्राइस डिसाइड नहीं होगा। योर लेबर विल नो मोर बी अ कमोडिटी, आपकी लेबर का कोई प्राइस नहीं होगा। सो एवरीबडी वुड बी अर्निंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, या मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एवरीबडी वुड बी एंजॉइंग द सेम लाइफ स्टाइल।
एंड इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आज की सोसाइटी में जब हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करते हैं, जो कि इलॉन मस्क ने भी बात करी है कि एवरीबडी शुड हैव सम मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक इनकम, सो दैट इज वेरी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये इनका थर्ड आइडिया था। ये 3 आइडिया में आपकी बॉडी यानी कि आपके क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है, दैट इज मार्क्सिस्ट आइडिया कहते हैं। पहले हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन को बताया, फिर हमने बताया मार्क्स के आइडियाज क्या थे, एंड थर्ड स्टेज में वी विल इवैल्यूएट दीज आइडियाज। अब इवैल्यूएट में अच्छी बातें तो हमने बोल दी मार्क्स के आइडियाज। अब भी हमें इवैल्यूएट बेसिकली मीन्स क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्रिटिकल एनालिसिस में हमारा आता है कार्ल पॉपर का। अब कार्ल पॉपर कहते हैं कि भाई आपने बोल दिया कि फ्यूचर में एक स्टेज आएगी जब कम्युनिज्म, एडवांस कम्युनिज्म आएगा, एवरीबडी वुड बी हैप्पी, क्लासलेस सोसाइटी होगी, सब कुशल मंगल रहेंगे। बट आपने ये नहीं बताया कि कब आएगी वो स्टेज। 500 साल बाद आएगी, 1000 साल बाद आएगी, 100 साल में आएगी, 10,000 साल बाद आएगी। कब कैपिटलिज्म ख़त्म होएगा, कब प्रोलेटेरियट्स आएंगे और कब कम्युनिज्म आएगा, कोई टाइम ऑफ अराइवल तो बताओ। अगर आप टाइम नहीं बता पा रहे हैं देन इट विल ऑलवेज बी अ यूटोपिया कि भाई फ्यूचर में कभी होगा। 500 साल बाद भी आप यही कह रहे होंगे कि हाँ कम्युनिज्म आएगा। एक आपने होप दे दी सोसाइटी को कि आएगा टाइम। 10,000 साल बाद भी आप यही बोल रहे हो कि हाँ कम्युनिज्म आएगा। एक थिंकर बोल के गया था 1900s में। तो दैट इज़ व्हाट कार्ल पॉपर सेड कि भाई फिर तो हम इसकी ये थ्योरी फॉल्सीफाई नहीं कर सकते, हम इसकी थ्योरी को कभी गलत प्रूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं बताया इन्होंने कब आएगा। दूसरी बात ये है कि ही इज़ बिन कॉल्ड एन इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट मतलब ये दुनिया की हर प्रॉब्लम को अमीरी गरीबी से जोड़ देते हैं कि भाई हैव्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास वेल्थ है, रिचेस है, मनी है, एंड कुछ लोग हैं जो गरीब हैं जिनके पास नहीं है, और दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। तो दैट इज़ व्हाई ही इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट के ही रिड्यूसेस एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टू द डिफरेंसेस इन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस के डिफरेंस पे ये सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कि ही इग्नोर्स अदर इश्यूज ऑफ सोसाइटी। अमीरी गरीबी के अलावा और भी इश्यूज है सोसाइटी में। पेट्रियार्की इज एन इशू, जेंडर इज एन इशू, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इज एन इशू, रेसिज्म इज एन इशू, एथनिसिटी के बहुत इशू हैं, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब इश्यूज इकोनॉमिक इश्यूज से हटके हैं, इनकी अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है, अपने अलग कारण हैं, वो आप नहीं देख रहे हो, आप हर चीज़ को इकोनॉमी से ही जोड़ देते हो। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। फिर आप लिखोगे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब कम्युनिज्म आएगा, उन्होंने कहा था, एक पॉइंट आप यहाँ और ऐड करोगे कि जब ये कह रहे हैं कि द सोसाइटी कंटेन्स द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से, एक स्टेज से, स्लेवरी से फ्यूडलिज्म या फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म कैसे चेंज होती है सोसाइटी। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जो एक तरीका है एक स्टेज पे एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में चीज़ें प्रोड्यूस करने का, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही सेज कि देर आर 2 थिंग्स, वन इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी उसको बोलते हैं, एंड द अदर इज, यहाँ डिस्कस करते हैं, वन इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and the other is relations of production. अब relations of production और means of production का मतलब क्या होता है? बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी चीज़ें चाहिए आपको एक प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू करने के लिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको बिजली चाहिए, एसी चाहिए, सीवरेज की सप्लाई चाहिए, पानी की सप्लाई चाहिए,
पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, लोन लोगे आप, है ना, और लेबर चाहिए काम करने के लिए. दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड सेकंड इज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. मतलब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में, एक बिजनेस ओनर में और उसके एम्प्लॉयज़ में, उसकी लेबर में क्या रिलेशन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या डील हुई है, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, कितने होली की छुट्टी मिलेगी कि नहीं, दिवाली की छुट्टी मिलेगी कि नहीं, बोनस मिलेगा कि नहीं, ठीक है, लेट आओगे तो सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी. दीज आर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. तो when Marx says कि the society contains seeds of its own destruction, it basically means कि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, उन्होंने कहा था कि एक मोड ऑफ प्रोडक्शन थे, दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से. एक नई टेक्नोलॉजी आएगी. हम फ्यूडलिज्म से जब कैपिटलिज्म मूव करते हैं, फ्यूडलिज्म में सामंतवाद, कैपिटलिज्म में जब मूव करते हैं, तो बेसिकली सामंतवाद में क्या होता था कि लॉर्ड होता है और सर्फ होता है. लॉर्ड एक लैंड का लॉर्ड है और उसकी ज़मीन के साथ एक बंधुआ मजदूर है जो किसी और लॉर्ड की ज़मीन पे काम नहीं कर सकता है. फॉर लाइफ ही इज टाइड टू द लैंड ऑफ हिज लॉर्ड. ही कैन नॉट वर्क फॉर एनीबडी एल्स, एंड दैट इज़ वॉट exploits him, because the lord taking advantage of this relation exploits him to the core. कि भाई तू, मैं तो जितनी मर्जी सैलरी दूँ, तेरे को कोई और लॉर्ड नहीं रखेगा, मेरी डील हो रखी है, मोनोपली है, तो मैं तेरे को जितनी मर्जी सैलरी दूँ, मैं तेरे साथ जो मर्जी धक्का करूँ, गलत करूँ, तेरे साथ एक्सप्लॉइट करूँ, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को मेरे अंडर ही पूरी ज़िंदगी रहना है. बट जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आई, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आए, बहुत सारी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, तो विच हेल्प्ड. स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, पावर लूम्स का इन्वेंशन होता है, स्विंग मशीन का इन्वेंशन होता है, ठीक है. तो ये जब इंडस्ट्रीज आई तो गांव से टाउन्स बनने का प्रोसेस शुरू होता है. बड़े बड़े टाउन्स बनते हैं जहाँ बड़ी बड़ी लैंड चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही है. अब उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए उनको लोग चाहिए, लेबर चाहिए. तो देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लेबर. लैंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, उनकी मशीन्स पे काम करने के लिए उनको लोग चाहिए थे. लोग कहाँ से आएंगे, लोग तो गाँव में रहते हैं. तो गाँव से शहर माइग्रेशन शुरू होती है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी को बोलते हैं. जब माइग्रेशन हुई तो कॉन्सेप्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कॉन्सेप्ट आया फ्री लेबर का, कि भाई हमारा आपसे, हमें फ्री लेबर चाहिए, कहीं से भी आ जाओ. तो दैट इज़ व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लेबर फ्रीड द सर्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द लॉर्ड. वो उसे पूरी ज़िंदगी एक लॉर्ड के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है. ही कैन वर्क इन एनी फैक्ट्री, एनी इंडस्ट्री. इस फैक्ट्री में उसको कम सैलरी मिल रही है या उसको नहीं अच्छा लग रहा, वो दूसरी फैक्ट्री में, दूसरे कंपनी में जाके काम कर सकता है. एंड दैट इज़ कॉल्ड अब सीड्स ऑफ ओन डिस्ट्रक्शन. के जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे वो ओल्ड थे, उनका क्लैश होता है न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट वर द न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन? फ्री लेबर विच केम विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो the new forces of production clash with the old relations of production, and इस clash को, इस antagonism से ही एक नई सोसाइटी निकल के आती है. तो when Marx says कि the seeds are existing in the current society, वो seeds हैं the old relations of production जो कि पुराने हो गए हैं. new forces of production will clash with them and it will lead to the creation. The dialectics between the two things will lead to the era, the arrival of a new mode of production, a new society, जहाँ पे दो नई क्लासेस आएंगी. कैपिटलिज्म में दो नई क्लासेस कौन सी आई? bourgeois, the ruling class, and proletariats, the working class. bourgeois, the property owning class, the capitalist class, who run अडानी, अंबानी जैसे, टाटा जैसे, बिरला जैसे जो लोग हैं, वो those who own the business and they employ thousands of employees under a salaried contract. ठीक है. फिर हाँ, तो यहाँ पे हम जब क्रिटिक की एक बात बोल रहे हैं, एक क्रिटिक ये है कि मार्क्स ने कहा था कि अल्टीमेटली जब एडवांस कम्युनिज्म आएगा तो क्लासेस सोसाइटी होगी. तो क्या ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ ख़त्म हो जाएगी?
बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी तो न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आएंगे तो वो ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से क्लैश करेंगे, तो डायलेक्टिक्स तो चलता रहेगा ना. हाउ कैन देयर बी अ स्टेज इन द फ्यूचर जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हो और डायलेक्टिक्स ख़त्म हो जाए. एवरीबडी इन द वर्ल्ड, दुनिया फ्लैट नहीं है, वी आर नॉट फ्लैट अर्थर्स, ठीक है. दुनिया गोल है और सबके पास अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस है. जब अरब में नीचे तेल निकला, ज़मीन के नीचे तेल निकला, ऑब्वियसली दे विल बी एट एन एडवांटेज, दे वर एट एन एडवांटेज. उन्होंने बहुत पैसा बनाया, वो एकदम से अमीर हो गए. जब यूएस में टेक्नोलॉजी आई शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने की, यूएस एडवांस हो गया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो एज लॉन्ग एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज गोइंग ऑन, there will always be a difference, there will always be some level of inequality between men, between human beings in the society. और inequality रहेगी तो एक classless society कैसे आप imagine कर सकते हैं. So what the criticism is कि भाई the dialectical process will never end, ये thinkers ने बोला. ठीक है. लास्ट आर्ग्यूमेंट आप ये दोगे कि कार्ल मार्क्स सेज कि अभी जब हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि आइडियाज़ आर नॉट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द रियलिटी, मैटर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. कॉन्शियसनेस आपके दिमाग में क्या चल रहा है उससे आपकी रियलिटी का कोई लिंक नहीं होता. रियलिटी इज़ द एग्जिस्टिंग फिजिकल वर्ल्ड, द मैटर. ठीक है. बट यहाँ पे क्रिटिक आ गया कि आइडियाज़ और कल्चर को उन्होंने टोटली इग्नोर किया. आइडियाज़, अगर आप मार्क्स की बात मान रहे हैं तो एक ये भी तो आर्गुमेंट है कि मार्क्स की जो थ्योरी है कम्युनिज्म की, दैट इटसेल्फ इज़ एन आइडिया. क्या उसकी जस्टिफिकेशन हमें फिजिकल वर्ल्ड में मिल रही है? तो दैट इटसेल्फ इज़ एन इन्वेंशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, इटसेल्फ इज़ एन इन्वेंशन ऑफ योर ब्रेन. तो ideas do revolutionize the world, ideas do have an impact on the world, and it's not always the other way around कि physical world ही आपको as a member of society impact कर रहा है. It's both ways. बहुत सारे वेरिएबल्स हैं आपके आसपास जो आपको इम्पैक्ट करते हैं, बट यू एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन विद कॉन्शियसनेस, यू ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना. ये फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि उन्होंने सारा कुछ इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बोला गया इनको. इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट मतलब वो ये कहते हैं कि एवरी थिंग इन द वर्ल्ड इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इकोनॉमिक लेवल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय द इकोनॉमी. ठीक है. इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल बिहेवियर, खुद से मेरी चॉइस का कोई मतलब नहीं है. इफ़ everything I do, everything I achieve in life, everything I get in life is governed by external things around me. कि भाई मैं जिस घर में पैदा हुई, मैं जिस जोग्राफी में पैदा हुई, वही सब कारण हैं जो मैं अभी हूँ. और मेरी खुद की मेहनत, मेरा खुद का टैलेंट, मेरी खुद के brainstorming ideas that don't count in what I am, in what I've achieved or what I will achieve in the future. तो basically Marx is reducing the individual members of the society to atoms. Basically वो ये बोल रहे हैं कि we are atoms in the universe, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पे ही मूव कर रहे हैं. उनका बिहेवियर इज गवर्न बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. हमारी इंडिविजुअल चॉइस तो है ही नहीं. सो डज दैट मीन कि सचिन तेंदुलकर ने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया, ही एज एन इंडिविजुअल विद अ ब्रेन, विद अ माइंड, हैज़ नो रोल टू प्ले इन इट? क्या वो एक्सटर्नल फोर्सेस से ही गवर्न हो रहा है? अब अगर बिल गेट्स को अब बोलते हैं कि हाँ बिल गेट्स गॉट अ डील फ्रॉम IBM क्योंकि उनके मॉम यूनाइटेड बे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे, एंड दैट्स हाउ शी मेट द चेयरमैन ऑफ द IBM, एंड दैट्स हाउ ही गॉट अ डील विद IBM कि भाई सॉफ्टवेयर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करोगे. बट डज दैट मीन के बिल गेट्स एज एन इंडिविजुअल हैज़ नो टैलेंट, हैज़ नो रोल टू प्ले इन द सक्सेस, इन हिज ओन सक्सेस? तो आप इंडिविजुअल चॉइस को ख़त्म कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि इंडिविजुअल बिहेवियर इज ऑलवेज गवर्न बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. दिस वाज द प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाई इज बीन कॉल्ड इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट.
तो ये आपके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे इवैल्यूएशन में. एंड इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये हो गया है. सो टू गेट अ कॉपी ऑफ व्हाट आई हैव रिटन हियर इस स्ट्रक्चर की, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, वहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा. एंड to get access to a PDF of all the previous year questions which are segmented topic and subtopic wise 2013 से 23 तक, उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द मून वॉकर 23. ठीक है, एंड बैच शुरू हो रहा है 29 जुलाई से. सोशियोलॉजी ऑप्शनल का फुल ऑनलाइन बैच है, 50 सीटें हैं. वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू. अगर आप अपने साथ कोई फ्रेंड लेके आते हैं तो यू विल गेट फ्लैट 10,000 रुपीज़ ऑफ. एंड इफ़ यू जॉइन बिफोर 29th यू विल गेट अनदर 10,000 रुपीज़ ऑफ. सो डू एनरोल and have fun, enjoy. Sociology optional, let me tell you, is the most interesting optional of all the 48 optionals offered by UPSC, because it is about the society in which you have been living since your birth. ठीक है, तो अपने आसपास चीज़ों को आपको समझनी आने शुरू हो जाएंगी कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग एंड वाई दे आर हैपनिंग. तो विद दैट the session comes to an end. Let's meet again in the next session. Thank you.